हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सामान्य विज्ञान और तकनीकी को लेकर के एमसीक्यू की एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आईएएस और विभिन्न राज्यों के पीसीएसओ के एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो इस सीरीज के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से पुस्तक निकाली गई है, जिसमें आईएएस और विभिन्न पीसीएसओ के लगभग 250 पेपरों को असेंबल करके और उनमें से क्या किया गया है, लगभग 3500 क्वेश्चनों को छांट करके चैप्टर वाइज डिवाइड करने के बाद फिर उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करके अरेंज किया गया है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी 1990 से लेकर के 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आईएएस और पीसीएस के, उनको शामिल करके इसको बनाया गया है। इसकी एक खास बात और है कि जो क्वेश्चन है उनसे पहले एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है उसके साथ साथ नॉलेज प्लस करके भी दे रखा है। कहीं जहां कहीं भी और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ी है, चैप्टर को स्टार्ट करते समय भी इसमें क्या दे रखा है, आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है बुक में कि बुक में जो बुक लिखी जाती है वो समझाने के उद्देश्य से लिखी जाती है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाकर के। यहाँ पे क्या किया गया है, की पॉइंट्स को उठा दिया गया है ताकि आप एमसीक्यू के लिए जब रिवीजन करें तो आप इन लाइनों को क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। इस पुस्तक को आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा। सामान्य विज्ञान के लिए प्रीलिम्स पॉसिबल की अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक है। इसमें अब आपको फायदा क्या होगा कि जब हम एमसीक्यू करेंगे उसमें बहुत सारा डाटा हम अपनी तरफ से भी जोड़ेंगे। उस डाटा को आप डायरेक्ट इसी बुक में लिखते जाइएगा, जिससे आपको बार बार नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, बचत हो जाएगी टाइम की। उस टाइम को आप और भी एमसीक्यू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए टाइम अभी हालांकि 20 दिन और आगे खिसक गया पेपर, लेकिन फिर भी टाइम बहुत 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 कम मान के चलिए। एक एक सेकंड बचाना है, एक एक क्वेश्चन पे मतलब आप ये मानिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो जहां से टाइम बच सके वहां से बचाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जब प्रकाश क्या करता है, किसी, ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब मान लिया, प्रकाश ऐसे करके आता है, ये आई रे या आपतित किरण हो गई, ये आपतन कोण हो गया। प्रकाश जब सघन माध्यम से, जैसे मान लीजिए कांच से विरल माध्यम जैसे कि हवा, इनमें अगर एंटर करता है तो उसको जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा भटक जाता है, अपने अभिलंब से दूर भाग जाता है। दूर भागता है, ये एंगल कहलाता है यहाँ पे क्या, एंगल, ये अपवर्तित किरण कहलाती है, इसलिए इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब देखिए एक बात बताइए, अगर इस लाइन को मैं और थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, मान लीजिए इस लाइन को खिसकाऊंगा मैं नीचे की तरफ, ऐसे 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 करके, तो ये जो लाइन है ये खिसकती चली जाएगी और ऊपर की तरफ। फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं जब इसको ऐसे करके यहाँ खिसका लाऊंगा और नीचे की तरफ खिसका दूंगा, तो फाइनली ये लाइन कहाँ चली जाएगी, यहां पर आ जाएगी। इसका मतलब ये जो एंगल है जिसको हम एंगल आर बोल रहे हैं, आर एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये जो आई एंगल है यहां तक, तब इस आई एंगल को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और अगर मान लीजिए किसी वजह से क्रांतिक कोण को भी और बढ़ा दिया जाए, अब मान लीजिए ऐसा मन किया कि नहीं हम इसको लाइन को और नीचे की तरफ खींच के लाना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे 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 यहां खींच के लाए, अब लाइट क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम में से आई थी। भैया कर तो हम अपवर्तन रहे हैं, लेकिन घटना क्या हो गई, परावर्तन की। क्योंकि परावर्तन की डेफिनेशन क्या है कि जब प्रकाश आकर के टकराता है किसी सतह से और सतह से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम में से वो आया था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो रहा है, और हो क्या रहा है, सघन से विरल माध्यम में हो रहा है। मनुष्य नॉर्मली क्या है, विरल माध्यम में रहता है, भाई हम हवा में रहते हैं। बाकी या तो पानी में से बाहर निकलेगा, कांच में से बाहर निकलेगा, हीरे में से बाहर निकलेगा। इसका मतलब हमारे लिए वो चीज कहाँ हो जाएंगी, प्रकाश कहां से निकल के आ रहा होगा, हीरे के अंदर से, कांच के अंदर से, पानी के अंदर से।
इसलिए इसको अंदर से जब आता है तो हिंदी में इसके लिए जो शुद्ध शब्द है वो है आंतरिक। इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का मतलब वापस लौट के चला जाना, और पूर्ण का मतलब जितना प्रकाश था, जितना भी प्रकाश था, सारा का सारा वापस लौट के चला गया, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्रांतिक कोण समझ में आ गया? क्रांतिक कोण वह कोण है जहां पर आपतन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है? ठीक। अब देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक मान से अधिक होने पर प्रकाश का पूर्व माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके कुछ प्रयोग हैं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा ये बिल्कुल निश्चित है, लेकिन इसके जो अनुप्रयोग हैं इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको याद रखना है कि ऑप्टिक्स वाला ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनेशन से कभी नहीं बनते। यहाँ से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड उठाए जाते हैं। ठीक है, आप मैकेनिक्स की बात करेंगे, हमने जो पिछली यूनिट करी थी, अब उसकी अगर हम बात करें, या फिजिक्स में जैसे नॉर्मली मैकेनिक्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हीट पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पे या तो मात्रकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या राशियों की प्रकृति क्या है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या नॉर्मली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है स्थिति, यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पे अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है ना कि किसी किसी टॉपिक से क्या टेंडेंसी रहती है क्वेश्चन पूछने की, तो नॉर्मल टेंडेंसी ये है अलग अलग आयु। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अब मरीचिका क्या है, रेगिस्तान की बात छोड़ दीजिए, गर्मियों के दिनों में आपने खूब इस चीज को महसूस किया होगा, जब तारकोल की कोई सड़क होती है, एकदम काली सड़क होती है और भयंकर दोपहरी पड़ रही होती है, तो आप देखेंगे कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो सड़क पे आपको आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर पानी भरा हुआ दिखेगा, और ऐसा लगेगा कि पेड़ों की छाया उसमें पड़ रही है, एकदम पानी भरा हुआ दिखेगा। लेकिन आप वहां जाके देखते हैं तो सड़क एकदम सूखी निकलती है। ये जो आपको पानी भरा हुआ दिखा, इसी को मरीचिका कहते हैं। ये पानी होने का भ्रम होना, ये रेगिस्तान में बहुत कॉमन बात है, काली सड़कों पर ये होना बहुत कॉमन बात है। तारकोल की जो सड़कें होती हैं, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का दिखना, ये भी क्या है, ये भी जैसे मान लीजिए कोई कांच है, कंचे खेले होंगे आपने, कंचों में देखा होगा छोटे छोटे बुलबुले रह जाते हैं, बाकी कांच उतना नहीं चमकता है, लेकिन वो बुलबुला रह जाता है, वो बहुत ज्यादा चमकता है। वो भी किसकी वजह से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। कांच अगर टूट जाए, उसमें दरार पड़ जाए थोड़ी सी, तो वो दरार सबसे ज्यादा दिखाई देती है, वो भी इसी वजह से दिखाई देती है। हीरा चमकदार दिखता है, वो भी इसी वजह से दिखाई देता है। एक स्पेशल कोण पर अगर कांच को काट दिया जाए तो कांच भी बिल्कुल हीरे की तरह ही चमकेगा। बस कांच को इसलिए ज्यादातर आभूषणों में यूज नहीं करते कि कांच घिस जाएगा, उस पर स्क्रैच आ जाएंगे, हीरे पे स्क्रैच आते नहीं। हीरा टूटता नहीं है, हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण क्या है कि न्यूटन साहब ने एक प्रयोग करके देखा कि अगर हम एक प्रिज्म, कांच का एक त्रिकोणी कोई चीज है, पिरामिड टाइप की एक चीज मान लीजिए, अगर उस पर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश जो सफेद रंग का है, नॉर्मली उसमें लगभग सारे रंग के प्रकाश मौजूद होते हैं। जैसे हम कोई दीपक का प्रकाश डालेंगे तो उसमें पीलापन थोड़ा सा ज्यादा होता है, कोई और प्रकाश डालेंगे तो हो सकता है उसमें कलर कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा मिले ना मिले। आप दोपहरी में सूरज के प्रकाश को आप एकदम परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं श्वेत प्रकाश का। इसको जब डालते हैं तो उन्होंने ये देखा कि भाई कुछ प्रकाश क्या है, प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में टूट गया। अलग अलग रंगों में टूटा तो अलग अलग हमको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन मिले। नीचे सबसे पहले हमको मिला विविड ग्योर, इस तरीके से। नीचे हमको मिला बैंगनी, वायोलेट, उसके ऊपर मिला हमको इंडिगी इंडिगो आसमानी, फिर ब्लू मिला, नीला, फिर ग्रीन मिला, हरा, येलो मिला, पीला, ऑरेंज, और फिर लाल मिला सबसे ऊपर। मतलब लाल रंग को देख रहे हैं, लाल रंग में विचलन नहीं हुआ है, ना के बराबर विचलन हुआ है, और बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा विचलन हुआ है। इसका मतलब लाल रंग का जो वेग है वो किसी भी माध्यम में क्या होता है, सारे रंगों में सबसे ज्यादा होता है। एक तो 7 रंगों में प्रकाश टूट जाता है, दूसरी बात
लाल रंग का वेग ज्यादा होता है इसलिए वो कम मुड़ता है, उसका विचलन कम होता है। बैंगनी रंग का वेग कम होता है इसलिए उसका विचलन ज्यादा होता है। और ग्रीन मध्य में मिलता है। ये 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी है। तो ये जो 7 रंग प्रिज्म पे डालने पर 7 रंगों में जो प्रकाश टूट गया है, श्वेत प्रकाश, यही घटना डिस्पर्सन ऑफ लाइट या वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो स्रोत क्या है इसका? प्रिज्म। या आप ये कह सकते हैं कि वो यंत्र जिसकी वजह से प्रकाश टूट जाता है वो क्या है? वो प्रिज्म है। अब यहाँ पे हम देखेंगे घटना की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि 7 रंगों में टूटने की घटना क्या है, विविग्योर है। अब 7 रंगों का क्रम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे लैम्डा की बात करें तो जो लैम्डा होता है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग यहाँ एक सरंग से चले और दूसरे सरंग पे पहुंचे तो ये सरंग से सरंग के बीच की दूरी, या गर्त से चले और दूसरे गर्त तक पहुंचे तो गर्त से गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य के मामले में बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि भाई कलरों की बात करें तो देखिए कलरों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कलरों को मूल रूप से जो प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक रंग वो रंग हैं जिनको प्राप्त करने के लिए और किसी कलर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, और उसमें आते हैं RGB, मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, मतलब कि लाल, नीला और हरा। इनको बनाने के लिए किसी और की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंगों को मिला करके जो रंग बनाए जाते हैं, किन्हीं भी दो प्राथमिक रंग को मिला करके जो रंग बनाया जाता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे हरा और नीला, सॉरी, हरा और लाल मिला दिया तो हमको मिल गया पीला। हमने नीला और लाल मिला दिया तो हमको मिल गया मैजेंटा। और अगर हमने नीला और हरा मिला दिया तो हमको क्या मिल गया? मोर पंछी, या कह सकते हैं मयूरी नीला, आप इसको कह सकते हैं मयूरी नीला। हरा, लाल और नीला तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सफेद बन जाएगा। अब यहाँ पे एक पूरक रंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। पूरक रंग उनको कहा जाता है कि अगर किसी प्राथमिक रंग के कॉम्बिनेशन से और द्वितीयक रंग के कॉम्बिनेशन से सफेद रंग प्राप्त हो जाता है तो वो दोनों रंग, प्राथमिक और द्वितीयक, एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे हम पीले में क्या है? हरा आ गया, लाल आ गया। सफेद होने के लिए क्या होना चाहिए? नीला और होना चाहिए। पीले में नीला मिला देंगे तो सफेद हो जाएगा। इसका मतलब पीला और नीला आपस में एक दूसरे के पूरक रंग है। इसी तरीके से यहाँ लाल और नीला आ गया, मतलब मैजेंटा में अगर हम हरा मिला देंगे तो सफेद हमको मिल जाएगा। इसका मतलब मैजेंटा और हरा एक दूसरे के पूरक रंग है। इसी तरीके से मयूरी नीला की बात करें तो यहाँ पे अगर नीला और हरा ऑलरेडी है, इसमें अगर लाल और मिला देंगे तो सफेद मिल जाएगा। इसका मतलब मयूरी नीला और लाल एक दूसरे के पूरक रंग है। अब इस जो वर्ण विक्षेपण है इसके आधार पर आकाश में एक घटना हो जाती है जिसको हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि बरसात हो जाती है तो कुछ जो जब कई बार बरसात क्या होती है, मोटी बूंदों के रूप में होती है, तो पूरा पानी एकदम से जमीन पे आ गया। कई बार क्या होता है, फुहार के रूप में बरसात होती है। अब फुहार के रूप में बरसात होती है और मान लीजिए सूरज चमक रहा होता है। बरसात, मान लीजिए हम बीच में हैं, हमारे एक साइड में सूरज है और दूसरी तरफ क्या हो रही है, या तो बरसात हो रही है या वहां का जो वायुमंडल है, हवा है, उसमें बहुत छोटी छोटी बूंदें तैर रही है। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, हर एक छोटी बूंद एक प्रिज्म का काम करने लग जाती है और प्रकाश को अलग अलग रंगों में तोड़ देती है। जिसकी वजह से हमको, अब क्योंकि पृथ्वी गोल है, जिसकी वजह से एक ऐसी आकृति हमको दिखाई देती है जिसमें 7 रंग होते हैं। इसलिए इसको इंद्रधनुष का नाम दिया जाता है, रेनबो कहा जाता है इसको। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में प्रकाश के स्पेक्ट्रम का दिखना या प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपित होकर अलग अलग रंगों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है।
सूर्य के विपरीत दिशा में बनना, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, न्यूनतम विचलन को प्रदर्शित करना, ये इसके गुण होते हैं। तो गुण आप याद रख लीजिएगा। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, ये कौन से हैं? ये प्राथमिक इंद्रधनुष की बात हो रही है। एक्चुअली इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का होता है। जो दूसरी प्रकार का होता है द्वितीयक टाइप का, वो बहुत ही रेयर केस में बनता है। उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार ही परावर्तन होता है। तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है और उसमें अधिकतम विचलन को शो किया जाता है। ठीक है, कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और एग्जांपल याद आ गया, ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आजकल देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम धातु की तारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा उन तारों को काट के जो बिजली का कनेक्शन आ रहा है, सॉरी उसका जो डिश का कनेक्शन आ रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, उसके तार को कभी आप काट के देखिएगा तो उसमें आपको सफेद सफेद बाल जैसे आपको संरचना मिलेंगी। वो जो सफेद सफेद बाल हैं वही ऑप्टिकल फाइबर हैं, उनमें प्रकाश को भेजा जाता है और वही प्रकाश हमारे कम्युनिकेशन को, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को वो अंजाम देता है। ये भी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जो है वो एंटर करता है। कह रहा है हीरे से कांच में, वायु से जल में, वायु से जल में तो ये तो भैया विरल से सघन में हो गया, तो ये खत्म। कह रहा है जल से कांच में, जल विरल है, कांच उसकी अपेक्षा सघन है, ये खत्म। कह रहा वायु से कांच में, वायु खुद विरल है, विरल से सघन में जाएगा, तो ये खत्म। या तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये तीनों खत्म हो गए, क्योंकि हमें जाना कहाँ है? सघन से विरल में जाना चाहिए। यही तो हमने डेफिनेशन में देखा था। इसका मतलब हीरा ज्यादा सघन है, कांच उसकी अपेक्षा कम सघन है, या ये कह दीजिए कि हीरा सघन है, कांच विरल है, इसलिए हीरे से जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब वही डेफिनेशन को फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है? भाई अगर प्रॉपर एंगल पे काट दिया, अप्रोक्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको काटा जाता है हीरे को, अगर इतने एंगल पर इसको काट रखा है तो हीरे में एक बहुत ही विशेष चमक आ जाती है। उसकी वजह ये होती है, अलग अलग एंगल पर कटे होने की वजह से, कि प्रकाश उसमें एंटर तो कर जाता है हीरे के अंदर, बाहर नहीं निकल पाता पूरा का पूरा। निकलता भी है तो कुछ स्पेशल कॉर्नर होते हैं, उन्हीं से होके निकलता है। अब सारा प्रकाश घुसेगा कहीं से भी होकर और निकलेगा कुछ स्पेशल जगहों से होकर के। और ये हो किसकी वजह से रहा है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हो रहा है। कुछ स्पेशल कॉर्नर से होके निकलेगा तो वो जो कोने होंगे, वो जो कॉर्नर होंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे, एकदम से ज्यादा ज्यादा चमकने लग जाएंगे। और यही घटना क्या कहलाएगी भैया? हीरे का चमकना कहलाएगी। तो इसके लिए कह रहा है अति उच्च पारदर्शिता होती है, अब ऐसा तो नहीं होता है भाई। इसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। क्या इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ऐसा है नहीं, यह बहुत कठोर होता है। और क्या कह रहा है? इसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। विदलन तल मतलब जो परावर्तन कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए उच्च रीति से काटे गए हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 24 डिग्री होता है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतरी तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, तथा जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 से कम होता है तब प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है और हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस दिन जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तब भी कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो प्रकाश के वेग के हिसाब से लिखा था हमने कि वेग निर्वात में सबसे अधिक होगा, फिर वायु में उससे कम होगा, फिर
वायु के बाद आता है पानी का नंबर, पानी में उससे भी कम होगा, फिर कांच में उससे भी कम होगा, फिर सबसे एंड में हमने रखा था हीरे को। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके हिसाब से अरेंज करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा होगा हीरे का। कांच का क्या होगा, कांच का उससे कम होगा, पानी का उससे भी कम होगा, वायु का उससे भी कम होगा, और निर्वात का उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, उसका एक मान सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो माध्यम ही नहीं है। तो माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बिना माध्यम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है मृग मरीचिका क्या होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। मृग मरीचिका का मतलब होता है जब कहीं गर्म जगह होती है, कोई रेगिस्तान हो गया या गर्म सड़क है, तारकोल की कोई सड़क है, तो जो आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है और वहां जाने पर पता चलता है कि पानी नहीं है, इसी चीज को मृग मरीचिका कहा जाता है। ये कह रहा है कि इसके लिए कौन सा एक कारक है जो जिम्मेदार है। उसका कारक क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। असल में हो क्या जाता है कि हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो हवा है, वो पृथ्वी सूरज से आने वाली गर्मी की वजह से गर्म नहीं होती है, बल्कि वो गर्म होती है कि सूरज से आने वाली गर्मी पहले पृथ्वी को गर्म करती है, जमीन को, सरफेस को गर्म करती है, और जब सरफेस गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से, जैसे आ गई गर्मी एक बार, उसने सरफेस को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो नीचे की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे हवा हो जाएगी विरल। इससे ऊपर की जो हवा होगी वो कैसी होगी, वो हो जाएगी सघन। प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा, जब सघन से विरल में जाता है तो हमेशा कौन सी घटना देखने को मिलती है, जब भी एंगल में डिफरेंशिएशन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ठंडी हवा है, ठंडी हवा भारी और सघन हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडी हवा नीचे आएगी वो फिर से गर्म हो जाएगी। मतलब नीचे तो परमानेंट विरल ही रहेगा जब गर्मी का टाइम रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, अब क्योंकि नीचे विरल हो गया है, ऊपर तो जैसा था वैसा ही है, लेकिन नीचे क्योंकि ज्यादा विरल हो गया है इसलिए ये विरल हो जाएगा, ये सघन मान लिया जाएगा, और इसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और हमको वहां पे पानी जैसी अनुभूति होने लगेगी। मतलब चीजों की परछाई दिखने लगेगी, और हमारे दिमाग में बैठा होता है कि परछाई हमको सिर्फ कब दिखती है, जब पानी भरा हो, कांच हो। अब कांच का तो हमने कहीं एग्जाम्पल देखा नहीं, इसलिए हमारा दिमाग उस चीज को सोचता नहीं है। हमारे दिमाग में एकदम फिट है क्या चीज, कहीं पानी भरा होता है तो वो क्या होती है, परछाई बन जाती है। ठीक है, ऑलरेडी की गर्म हो जाती है उसकी वजह से अपवर्तित होता है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, मरीचिका इसको इसलिए भी कहा जाता है, रामायण का एक पात्र है जिसका नाम है मामा मारीच, जो हिरण बन के आया था तो वो एक इंसान राक्षस जो भी कहिए, लेकिन उसने हिरण का रूप धर लिया था। तो मारीच उसको कहा जाता है जो कोई भी भेष धर लेता हो, कोई भी भेष में वो कन्वर्ट हो जाता हो, किसी भी रूप में कन्वर्ट हो जाता हो। मतलब एक ऐसा इंसान जो जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, वो हिरण के रूप में दिख रहा है लेकिन वो हिरण असल में है नहीं, इसलिए इसका नाम मारीच का रखा गया है। असल में ये चीज है नहीं, पानी कहीं भरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो वहीं से ये टर्म बना लिया गया मरीचिका। मृग मरीचिका इसलिए कहते हैं कि ये माना जाता है कि रेगिस्तान में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे हिरण है, तो हिरण का एक एग्जाम्पल जोड़ दिया गया है, लेकिन बहुत सारे इंसानों की भी इसकी वजह से डेथ हो गई। जब प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो दिमाग नॉर्मली कम काम करने लग जाता है, और उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, पानी के लिए भागते हैं। गर्मी ज्यो ज्यो बढ़ती जाती है त्यों तो उनको जगह जगह पे पानी, आधा किलोमीटर आगे बढ़ेंगे फिर उनको पानी भरा हुआ मिलेगा, एकदम से लहलाती हुई झीलें और एकदम नीला पानी उनको दिखता है रेगिस्तान में, फिर वो भाग करके वहां जाते हैं और ज्यादा लगातार वो रेगिस्तान में धंसते चले जाते हैं, और एंड में क्या हो जाता है, प्यास की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से इस चीज को मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है या अधिक चमकता है। कारण कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। भाई ये तो बात बिल्कुल गलत है।
हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से तो ज्यादा होता है ना, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब जहां पे आर गलत होगा वही सही सही हो जाएगा हमारा। इसमें तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है क्योंकि इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। इसके अतिरिक्त हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन देखिए हीरे को काटा है कितने पर, 24 पर, लेकिन अगर कांच को हम 42 पर काट दें तो वो बिल्कुल हीरे की तरह ही चमकेगा। अनुकारी कांच कह रहा है कि हीरा भी 24 पर कटा हुआ है और कांच को भी 24 पर काटना है, तब तो भैया हीरा ही चमकेगा। कांच को अगर 42 पर काट दें उसके अपवर्तनांक के हिसाब से तो दोनों की चमक में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। हथौड़े से तोड़कर ही अंतर किया जा सकता है फिर। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। कह रहा है मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसको मृग मारीच का नाम दिया जा रहा था, इंग्लिश में इसको मिराज कहा जाता है। अब इसको मृग तृष्णा कहा जा रहा है। कभी इसको क्या कह दिया जाता है, मृग मरीचिका कह दिया जाता है। तो अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाशिक भ्रम है, बिल्कुल सही बात है, हाँ है भ्रम। सही नहीं पूछा है उसने, कह रहा है ये पूर्णांतरिक प्रकाश सॉरी परावर्तन की वजह से होता है। अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था कि पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही बात। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त ही करेंगे। अवतल से क्या होगा, अवतल दर्पण के अगर केंद्र पर उस बल्ब को लगा देंगे, मतलब सॉरी फोकस पे लगा देंगे, तो फोकस से आने वाले प्रकाश को अवतल दर्पण क्या कर देता है, अनंत के लिए भेज देता है। सर्च लाइट ऐसी चीज है जिससे हमको बहुत दूर की चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है। तो क्या इसका प्रयोग होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि सर्च लाइट से हमको ज्यादा दूर की चीज देखने की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा दूर देखने के लिए हमको क्या चाहिए, अवतल दर्पण ही चाहिए। फिर कह रहे हैं कि गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। क्या ये बात सही है? अब आप याद करिए, एक नियम था कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो बुरे अवशोषक होते हैं वो बुरे उत्सर्जक होते हैं। सफेद रंग प्रकाश को अवशोषित नहीं करता तो वो उत्सर्जित भी नहीं करता है। गहरे रंग के कपड़े होंगे वो प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लेंगे। तो भैया गर्मियों में तो ज्यादा से ज्यादा अगर ऊष्मा और प्रकाश को अवशोषित करेंगे तो गर्मी और ज्यादा लगेगी ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण, एक तो ये तरीका हो गया कि हमको ये तीन सही सही पता लग गए, तो इसका मतलब ये चौथा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, उसने नहीं पूछा है। अब इसको देख लेते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच में प्रयोग में लाया जाता है। देखो अगर यहां पर ये कह देता उत्तल लेंस तो बात बन जाती, फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर वो यहां पे कह देता अवतल दर्पण तो भी बात बन जाती, तब भी ये स्टेटमेंट सही हो जाता। या तो उत्तल लेंस होता है यहाँ पे, या यहाँ पे अवतल दर्पण होता, क्योंकि ये दोनों मामले नहीं है इसमें यहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। रेगिस्तान में मिराज बन रही है, अभी हमने इसका नाम देखा था, मिराज बनती है, मिराज बन रही है उसमें। दूसरा फिर हमने देखा कि भाई इसमें तो है पूर्ण आंतरिक, ये कह रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। देखिए कई बार क्या पूछेगा, तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको एक चीज खास ध्यान देने की है जब आप एमसीक्यू लगाएंगे, तो हालांकि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती जाएगी, लेकिन आप इस चीज को अभी से आदत में डाल लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिए लगभग 80 के लगभग क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन मान के चले हम, 80 के लगभग क्वेश्चन कैसे होंगे जिनमें ये पूछेगा क्या होता है क्या होता है क्या होता है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है। 15 से 20 क्वेश्चनों को क्या कर देता है, नेगेटिव क्वेश्चन डालता है, नहीं है। और नॉर्मली हमको हमारा दिमाग क्या काम कर रहा होता है, जब साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि जब हम 80 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिनमें पॉजिटिवनेस पूछी गई होती है,
तो गलती से एक क्वेश्चन को हम निपटा डालते हैं इसी चक्कर में कि पॉजिटिवनेस पूछी गई है, पहला ऑप्शन पढ़ा, तुरंत टिक किया और आगे निकल गई थी, हो गया हमारा सही, हमने तो इसको कर दिया, पर असल में वो क्या पूछ रहा होता है, नेगेटिव। तो जब क्वेश्चन पढ़े उसी टाइम पे उस चीज को या तो गोला कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको याद रहे ये वर्ड पे फोकस करना है। नहीं पूछा है तो रेगिस्तान में तो मिराज में होता है ना पूर्णांतरिक परावर्तन का, बिल्कुल हो रहा है। हीरे की चमक में होता है ना, बिल्कुल हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का मैंने अभी बताया था कि जब इंटरनेट कनेक्शन कराओगे तो जो तार होगा उसको आप काट के देखोगे तो उसमें सफेद सफेद बाल निकलेंगे, वो बाल क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह की एक संरचना है, ये बहुत पतली पतली नलियां हैं जिनमें प्रकाश को एक बार एंटर करा देंगे तो प्रकाश परावर्तित हो तो करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जितना प्रकाश आपने एंटर कराया था लगभग लगभग सारा प्रकाश दूसरी साइड निकल जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से कोई हानि नहीं होती ऊर्जा की, इसलिए सारा का सारा प्रकाश निकल गया दूसरी साइड। ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें होता है, इसमें होता है। अब भाई इनको छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें नहीं पता कैलाइडोस्कोप क्या है, नहीं पता, कोई बात नहीं है। आंसर निकालने का एक ये भी तरीका होता है, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका है। अगर हमको जो एक ऑप्शन नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, दो नहीं पता है कोई बात नहीं है, तो हम जो जो हमको पता है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करें, कैलाइडोस्कोप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, यह प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। इसमें समान लंबाई और समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण लगे होते हैं तथा 2 दर्पणों के बीच कितने का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि भैया ये एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये होता क्या है, 3 दर्पण है, 3 आयताकार समतल दर्पण, ये अंडरलाइन कर लेना है। कोण कितना होता है, 60 डिग्री, ये हमको नॉलेज होनी चाहिए। तीनों दर्पण एक छोटी नली के अंदर लगे रहते हैं, नली के एक सिरे पर शीशे का गोलाकार टुकड़ा लगा रहता है और दूसरे सिरे पर घिसे शीशे का टुकड़ा। जब पारदर्शक शीशे वाले सिरे से नली में देखते हैं तो नली को घुमाने से नई नई रंगीन आकृतियां दिखाई देती हैं। नई नई रंगीन आकृतियां दिखाने वाली ही चीज क्या कहलाती है, कैलाइडोस्कोप कहलाती है। मेलों में अगर आपको याद हो या किसी मूवी में देखा हो तो वो सिनेमा दिखाया करता था कि रंगीन रंगीन आकृतियां दिखाया करता था, आगे एक चित्र रख दिया और उसको आगे घुमा घुमा करके उसमें से कई सारी नागिन के फोटो बन गए, कई सारे हीरो के फोटो बन गए, कोई हरा बन गया, कोई पीला बन गया, कोई नीला बन गया। इस तरह की जो चीज दिखाता था, ऐसे कंबल टाइप का उठा करके अंधेरा करने के लिए लोहे की स्टैंड पर वो चीज रखी रहती थी, वही मशीन क्या है, कैलाइडोस्कोप है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो मेथड मैंने आपको बता दिया। कह रहा ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है, देखिए कितनी बार इस प्रश्न को पूछा है, एक ही आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इसको मैंने बताया भी था, ये ऐसा तार होगा जहां पे प्रकाश क्या करेगा, जाएगा दीवारों से टकरा के वापस आ जाएगा, जाएगा दीवार से, ठोस तार है भाई। तो अब यहाँ पे क्या है, हवा है, और ये कैसा है, ये कैसा है, विरल माध्यम, चारों तरफ विरल माध्यम है, अंदर कैसा है, सघन माध्यम। सघन माध्यम में तो प्रकाश जाएगा जाएगा तो वापस लौट के उसको आना पड़ेगा, और अंदर ही अंदर प्रकाश आगे बढ़ता रहता है। तो इस सघन से विरल में जाता है तभी ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते, एक सिग्नल को दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो आजकल इसका चलन बहुत अधिक बढ़ गया है। जैसे हम मान लीजिए तांबे के तार हैं, स्टील के हैं, इनके अगर यूज करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो रेजिस्टेंस की वजह से काफी एनर्जी लॉस हो जाता है। उसमें जो डाटा हम भेज रहे होते हैं, डाटा में काफी गड़बड़ी हो जाती है, आप ये कह सकते हैं नॉइस मिल जाती है, लेकिन इससे एकदम प्योर फॉर्म में जाता है। कह रहा डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है। अब पहले आंसर देख लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बताता हूं एंडोस्कोप होता क्या है। एंडोस्कोप कुछ नहीं है, एक क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर है और उसके ऊपर हमने कांच लगा दिया, एक या फाइबर से ही उसको कवर कर दिया, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या कर दिया, कैमरा लगा दिया, या इसको यहां से हम प्रकाश डालेंगे
प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश यहाँ से निकल के क्या होगा, अब हमने मुंह के रास्ते से ये क्या कर दिया, पेट में भेज दिया प्रकाश। अब हमने यहाँ से बाहर से प्रकाश डाला, कोई प्रकाश गया यहाँ से और जाके जगह जगह जाके फैल गया, पेट के अंदर विभिन्न विभिन्न अंगों से ये प्रकाश टकराया और वापस इसी में होके यहाँ पे ये वापस आ गया प्रकाश। यहाँ पे हमने एक कैमरा लगा रखा है और हमने क्या कर लिया, फोटो खींच लिया। तो हमको बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, जिस अंग का फोटो हम लेना चाहें उस अंग का फोटो बड़े आराम से ले सकते हैं। इस तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर है वही क्या कहलाता है, एंडोस्कोप कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो एंडोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा जरूरी नहीं कि पेट की जांच हो, बाकी और भी अंगों की जांच करी जा सकती है। ठीक है, किडनी की पथरी को भी इसके द्वारा देखा जा सकता है, क्या साइज है, कैसे है, किस अवस्था में है, बच्चा है कोई, उसको कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उल्टा तो नहीं है या और दिक्कत है, तो उसको भी इसके द्वारा चेक किया जा सकता है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर पड़ने वाले तेजी से उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं, ये कारण कथन होंगे। कारण में बता रहा है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। बिल्कुल, इसको देखते हैं भाई, जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। कांच की जैसे जगह जगह देखा होगा ना, रिफ्लेक्टर लगा रखते हैं, जैसे नीचे भी देखा होगा, जमीन में भी गाड़ के रखते हैं, आप गाड़ी लेके जाते हैं तो रात को वो चमकने लग जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं प्रकाश पड़ने पर, या जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कांच की गोली टाइप की, रेड लाइट वगैरह वहां भी उनको लगा दिया जाता है, पड़ने पर चमकने लगती हैं, क्योंकि इस घटना में प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की इस घटना में क्रांतिक कोण से अगर मान लीजिए कोण बड़ा हो गया, आपतन कोण, तो फिर प्रकाश क्या हो जाएगा, जिस माध्यम में से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, वो जो कणिकाएं होंगी या कांच के टुकड़े होंगे बहुत ज्यादा चमकने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की क्या सीमा होती है? भैया ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई ऐसा बहुत आप ये कह सकते हैं कि थ्योरी वाली बात या समझाने वाली बात नहीं है, हालांकि पूछा कई बार है तो इसको फिर कायदे से रट लेना। ये होता है 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जिसको देख सकें कि तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, जिन्हें मानव नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों के प्रकाश का परिसीमा का क्रम निम्नवत है। अगर आप याद कर सकते हो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बैंगनी के लिए कितना है, हरे के लिए कितना, कम से कम 3 तो याद कर लीजिए, और लाल के लिए कितना है। मोटा मोटी तो आपको ये रट्टा होना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई भी समझाने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? अभी वर्ण विक्षेपण पढ़ा था ना भाई, हमने थोड़ी ना कहा था। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने करी? न्यूटन साहब ने करी। इवन दृश्य प्रकाश की खोजकर्ता कौन माना जाता है? न्यूटन साहब माने जाते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स कौन माने जाते हैं? न्यूटन साहब माने जाते हैं। गति के नियम किसने दिए? वो भी न्यूटन साहब माने जाते हैं। आकर्षण का नियम किसने दिया या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन साहब माने जाते हैं, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिज्म का उन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए डायरेक्ट पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो
सूर्य के प्रकाश को डालेंगे तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और यह घटना प्रिज्म के द्वारा क्रियान्वित होती है, या वो यंत्र है प्रिज्म जिसके द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को देखा जा सकता है। और प्रकाश का जो रंग है वो श्वेत प्रकाश, सूरज का जो सफेद रंग है वो 7 रंगों के उसमें ग्रुप में टूट जाता है। उन 7 रंगों में विविग्योर नाम से रंग होते हैं, जिनमें वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये 7 रंग टोटल होते हैं। ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल विविग्योर के तौर पर आप इनको याद कर सकते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो भाई हरा है, लाल है, पीला, ये तो नेचुरल रंग है, ये तो विविग्योर के अंतर्गत आते हैं ना। भूरा रंग ये नहीं आता, ब्राउन कलर, ब्राउन अभी तक कहीं नहीं हमने पढ़ा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अलग है ये सबसे, इसको अलग हटा दीजिए। विविग्योर में भूरा नहीं पाया जाता है, ये नेचुरल कलर माने जाते हैं, लाइट के कलर माने जाते हैं। भूरा रंग लाइट का कलर नहीं होता है, बल्कि ये केमिकल कलर कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसलिए इसको नेचुरल कलर में कंसीडर नहीं किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसके आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से। प्रकाश का जो रंग है इसके तरंग दैर्ध्य से यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य से डिसाइड होता है। अभी तो हमने ये एग्जांपल देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे यहाँ पे, देखिए जस्ट कुछ स्लाइड बाद देखिए, तरंग दैर्ध्यों को बताया गया है, रंगों को बताया गया है। ठीक है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का विचलन जब जब कभी भी प्रिज्म पे हमने देखा था तो विचलन किसमें? लाल सबसे ऊपर था, इसका मतलब ये तो सीधा ही निकल गया था, और बैंगनी सबसे नीचे था। तो लाल का विचलन सबसे कम और बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है तो यह किरण पुंज 7 घटकों में विभक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम विचलन कोण बनाता है? अभी तो हमने देखा विचलन कोण क्या कौन बनाएगा भाई? सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी। जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को डाला जाता है, जल से भरा हो या कैसा भी, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। प्रिज्म है ना, बस प्रिज्म पढ़िए, बात खत्म। तो यह किरण पुंज 7 घटकों में विभक्त हो जाता है। बैंगनी रंग अधिकतम विचलन कोण प्रदर्शित करता है। अधिकतम विचलन कोण मतलब जो सबसे ज्यादा मुड़ गया हो, वो बात हो रही है। और विचलन कोण क्या होता है? प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, क्योंकि उसके लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है, और जिसके कारण बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है। अतः बैंगनी रंग का अधिकतम विचलन कोण बनता है, या ये अधिकतम मुड़ जाता है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। वायु में बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? अभी हमने उसको वहां पे देखा था, वो जो पूरी टेबल थी आप उसको हाईलाइट कर लीजिएगा एक हाईलाइटर लेके। ठीक, 400 nm पड़ी थी अभी, और 400 nm को उसने माइक्रो में कन्वर्ट कर दिया। 1 म्यू बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? अभी इस चीज को पढ़ा था। वायलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम, यही तो प्रिज्म की करामात थी। इधर श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट, रेड सबसे कम, वायलेट सबसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? कह रहा है परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो भाई आंतरिक परावर्तन हो रहा है, बूंद के अंदर प्रकाश गया,
उसमें घूमेगा तभी ना वो अलग अलग रंगों में टूटेगा। यहाँ परिक्षेपण लिखा हुआ है, वर्ण विक्षेपण भी आप इसको लिख सकते हैं। वर्ण विक्षेपण होगा तभी ना अलग अलग रंगों में टूटेगा। अपवर्तन भी हो रहा है, आंतरिक परावर्तन हो रहा है, बिल्कुल आंतरिक परावर्तन भी होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए अभी तो हमने जब कंडीशन पड़ी थी तो इंद्रधनुष बनने की क्या कंडीशन थी? 2 अपवर्तन 1 परावर्तन। आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। इसका मतलब तीनों ही घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का पानी की बूंदों से अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के कारण बनता है। वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं और ये किसकी तरह काम करती है? प्रिज्म की भांति काम करती है। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो प्रिज्म अपवर्तन करके परावर्तन करके वर्ण विक्षेपण कर डालता है, जिसकी वजह से प्रकाश अलग अलग रंगों में टूट जाता है, जो हमको इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा पीला, बैंगनी हरा नीला, पीला हरा बैंगनी, नीला पीला हरा। देखिए क्रम पूछ रहा है, इसका मतलब नीला हरा पीला। हम ऊपर की तरफ बढ़ के जाएंगे ऐसे करके। कह रहा है नीला हरा पीला, यही ना क्रम होगा। नीला पीला हरा, तो नीले के बाद डायरेक्ट पीला कैसे आएगा? बीच में हरा रह गया ना। क्रम पूछ रहा है, ये डी वाला क्रम ज्यादा सही है। या फिर ये बोल देता कि भाई पीला हरा और नीला, लेकिन यहाँ बैंगनी बोल दिया उसने तो गड़बड़ हो गई। डी हमारा ऑप्शन बचता है ऐसा, जिससे हम बात कर सकते हैं। सातों रंगों का अभी हमने देखा, विविग्योर के हिसाब से आपको चेक कर लेना है। तो जब अगर क्रम पूछे आपसे कोई भी, क्रम में उल्टा भी सही हो जाएगा। या तो वो ये कह दे कि वाई जी बी होगा, या फिर वो ये कहता कि बी जी वाई होगा। या तो ये क्रम पॉसिबल है क्या? ये क्रम पॉसिबल है भाई, दोनों में से कोई भी हो जाए। जरूरी नहीं कि इन तीनों का एग्जांपल पूछे, अगली बार हो सकता है इनका पूछ ले, हो सकता है इन तीन का पूछ ले, हो सकता है कि चार को मिला करके पूछ ले, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विविग्योर करके याद रखना, नीला हरा बैंगनी और ये सब इस तरह से रंगों को। आगे दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? कहीं नहीं दिखाई देगा। ऊपर जब सूरज होगा तो कहां इंद्रधनुष होगा? पश्चिम में अगर सूरज होगा तो हमको क्या कहां दिखाई देगा? पूरब में इंद्रधनुष बनता हुआ। एक एंगल से नीचे होना चाहिए ना भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए भी तो कंडीशन है ना। एकदम से ऊपर होगा तो कहीं नहीं दिखेगा। और अगर मान लीजिए पूरब में सूरज है तो फिर हमको पश्चिम में दिखाई देगा। ठीक है ना, कहीं दिखाई नहीं देगा। एक पार्टिकुलर एंगल है जिसको क्रांतिक कोण कहा जाता है, ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं। स्नेल के ही नियम का वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी में तो देखा था हमने। तथा जब सूर्य पश्चिम में होता है तब इंद्रधनुष पूर्व दिशा में दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे कहीं दिखाई नहीं देगा। निम्न रंगों के बीच आंखों की सुग्राह्यता किनके लिए अधिक होती है? फिर हरा एवं नीला, नारंगी एवं पीला, लाल एवं हरा, पीला एवं हरा। सुग्राह्यता किसके लिए? फिर से वही विविग्योर, वि ब ग्योर। अब भैया कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ग्रीन के लिए सबसे बेस्ट निकल के आएगी हरा। हरे के बाद क्या होगा? पीला होगा। पीले एवं हरे रंगों के लिए आंखों की सुग्राह्यता सर्वाधिक होती है। बीच के जो कलर हैं उनको आंखें सबसे बेहतर तरीके से देख पाती, तो सबसे दिक्कत कहां होगी? लाल में होगी। जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको विविग्योर में किनारे वाले जो रंग हैं उनको देखने में दिक्कत आती है। बीच वाला रंग हरा और पीला पहचानने में उनको दिक्कत नहीं आती है। कलर ब्लाइंडों को दिक्कत आती है किनारे वाले रंग पहचानने में। आंखों की सुग्राह्यता पीले एवं हरे के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि मानव की जो आंख में फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं
वो 330 nm से 505 नैनोमीटर सॉरी 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं, जो आंख पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती हैं, जिससे आंखों पर अधिक चमक उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो भाई जब भी RGB होगा, इसको हमने कहा था प्राथमिक रंग, और तीनों प्राथमिक रंगों को मिला देने पर श्वेत प्रकाश बनता है। और अगर RGB तीनों में से कोई भी ना हो, तीनों नहीं ना हो, तो बनता है ब्लैक। ठीक है, जब कोई प्रकाश नहीं होता तो ब्लैक का निर्माण होता है। ठीक है, पूरक वर्णक का निर्माण कैसे होगा? समान तरंग दैर्ध्य वाले दो रंगों को मिलाकर, अरे समान तरंग दैर्ध्य वाले हो जाएंगे तो दो रंग कहां से बनेंगे? असमान तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को मिलाकर के पूरक रंगों का निर्माण होता है। प्राथमिक रंगों को मिलाकर के तो द्वितीयक का निर्माण होता है। काले और सफेद रंग मिलाकर के तो क्या कुछ भी नहीं बनेगा अलग? काले में मतलब कोई प्रकाश नहीं, और सफेद में मतलब सारे रंग के प्रकाश शामिल हैं। यहाँ आप केमिकल कलर की बिल्कुल सोचना मत, ये केमिकल कलरों की बात नहीं हो रही है जो हम नॉर्मल पेंटिंग में यूज करते हैं, ये प्रकाश की बात हो रही है, अलग थोड़ा सा मामला पड़ता है। ठीक है, अभी इसको पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लाल पीकॉक नीला सफेद बन जाएगा, हरा मैजेंटा सफेद बन जाएगा, नीला पीला सफेद बन जाएगा। वजह भैया ये कहलाते हैं पूरक रंग। पूरक रंग वो रंग है, ऐसे दो रंग जो एक प्राथमिक हो और दूसरा द्वितीयक हो और दोनों मिलकर के सफेद रंग का निर्माण बना करते हैं, तो उसको पूरक रंग कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाते हैं। तीन आधारभूत रंग मतलब प्राथमिक रंगों की बात हो रही है। देखिए कितनी बार पूछा है, ये हमेशा रेड, RG और B, रेड, ग्रीन और ब्लू, जहां कहीं भी ऑप्शन होगा यही तीन प्राथमिक रंग होते हैं, तो जहां कहीं भी ऑप्शन होगा वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, B, रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंग लाल, हरा और नीला के मिश्रण से बनते हैं टेलीविजन में, और इन्हीं को पिक्सल्स भी कहा जाता है। कैथोड किरण नलिका में तीन विभिन्न फॉस्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे और नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। आजकल ये कैथोड वाला यूज नहीं हो रहा, आजकल LED, OLED, आपका क्वांटम डॉट टीवी, प्लाज्मा टीवी इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी गई, बिल्कुल खत्म हुई है। कैथोड टीवी कहाँ है? तो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, जो टीवी आपने देखा हो ना, एक पर्दा होता था उसमें पीछे की तरफ एक ऐसे करके भोंपू टाइप का निकला रहता था, वो गया जमाना। अभी भी लेकिन तीन तरह की एलईडीज का प्रयोग किया जाता है। जो एलईडी टीवी आती है, एलईडी स्क्रीन आती हैं, या हमारा जो फोन आता है, तो उसमें तीन तरह की बहुत छोटी छोटी एलईडी एक पॉइंट पर ज्वाइंट कर दी जाती है। उस पॉइंट को, उन पॉइंटों की जो संख्या होती है पूरी स्क्रीन में, उस संख्या को ही हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ठीक, यदि सायन और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेद रंग का जो क्षेत्र है, उसका जो रंग है, उसका क्या होगा? रंग, उसका रंग नीला होगा। हाँ भाई, ये दोनों बात तो सही है। जो दोनों में, इनमें ये जो दोनों रंग है सायन और मैजेंटा, इनमें नीला कॉमन है। हाँ कॉमन है। ऊपर ये कह रहा है कि मैजेंटा और पीला, इसमें कह रहा है कि लाल रंग कॉमन है। तो हाँ भाई कॉमन है, अभी तो हमने कलर कॉम्बिनेशन को देखा था, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, कोई ऐसी माथापच्ची नहीं करनी इसमें। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, अब देखिए यहां से थोड़ा सा वस्तुओं के रंगों के बारे में हमको थोड़ा सा देख, ओके, वर्मा जी क्लास चलती है। नमस्कार जितेंद्र जी, क्लास चलती है। हो सकता है कि थोड़ा सा वायरल फीवर वगैरह चल रहा है तो सबकी तबीयत खराब हो गई हो। अच्छा, मैं और देखता हूँ इस चीज़ को कि क्लास इकोनॉमिक्स की नहीं चल रही है, मैं बात करता हूँ। अगर मैं आज देखता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, आप लगातार साइंस में जुड़े रहिए। देखिए, रंगों की जब हम बात करेंगे तो वस्तु के रंग की अगर हम बात करें, भाई वस्तु ऐसा है ना, वस्तु कई तरह की हो सकती है। देखिए, वस्तु अपारदर्शी हो सकती है,
वस्तु पारदर्शी हो सकती है, और एक रंग होता है जो किसकी वजह से मिलता है, गर्म करने की वजह से मिलता है। तो वस्तु को गर्म भी किया जा सकता है, या हीट कह सकते हैं आप, हीट की वजह से भी एक कलर निकलता है। जो अपारदर्शी वस्तु होगी वो जिस रंग को परावर्तित कर देगी वही उसका रंग होता है, बाकी सारे कलर को वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। पारदर्शी वस्तु जिस रंग को अपने अंदर से क्या होने दे, पारगमित होने दे, जैसे कोई नीली वस्तु है तो वो श्वेत प्रकाश के बाकी के 6 रंग होंगे उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और सिर्फ नीले रंग को रिफ्लेक्ट कर देगी। हमें कोई भी कलर कब दिखता है, दीवार से प्रकाश टकराया, हमारी आंखों तक आया तो हमको वो दिखा। नीला प्रकाश अगर आया होगा तो नीला दिखेगा, काला, सॉरी काला मतलब कोई भी प्रकाश नहीं आएगा तो हमको काला दिखेगा। सारे के सारे रंग अगर लौट के आ गए तो वो चीज हमको सफेद दिखने लग जाएगी, लाल लौट के आएगा तो हमको लाल दिख जाएगा। तो लाल रंग की वस्तु होगी वो लाल प्रकाश को वापस भेज देगी, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वस्तु काली है तो वो क्या करेगी, सारे प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेगी, और कोई प्रकाश जब हमारे पास लौट के नहीं आएगा तो इसलिए हमको वो वस्तु कैसी दिखेगी, काली दिख जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से पारदर्शी वस्तु में क्या होता है, जैसे कांच होते हैं, रंगीन कांच वगैरह, तो वो सिर्फ जो वस्तु का रंग होता है, कांच का जो रंग होता है उसी को अपने अंदर से होके जाने देता है। हरा कांच हरे बस उसको जाने देगा प्रकाश को, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। नीला कांच नीले रंग को जाने देगा, बस बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि भाई अगर मान लीजिए आप नीले गुलाब को लाल कांच से देखें तो आपको उसका रंग कैसा दिखाई देगा। अब नीले गुलाब से जो रंग परावर्तित होगा, ये वाली कंडीशन, अपारदर्शी है ना गुलाब, तो अपारदर्शी नीले से कैसा रंग आएगा, नीला ही रंग परावर्तित होकर के आएगा। हमने बीच में लाल प्रकार कांच लगा दिया, लाल कांच क्या करेगा, उस नीले रंग को अवशोषित कर लेगा, इसलिए गुलाब हमें काला दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर भाई किसी चीज को गर्म करेंगे तो कैसा दिखेगा, हरी वस्तु को गर्म करें तो वो कैसी दिखेगी। तो भाई सबसे पहले किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो लाल दिखती है ना। अधिकतर चीजों के लिए आंसर आपको लाल ही याद रखना है कि किसी चीज को गर्म करेंगे, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो शुरुआत में उसका रंग लाल होता है, और गर्म करेंगे तो ऑरेंज हो जाता है, और गर्म करते हैं तो पीला हो जाता है, इस तरह से। और बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो अंत में उसका रंग सफेद हो जाता है, लेकिन और भी ज्यादा गर्म कर देंगे तो फिर वो बैंगनी हो जाएगा एंड में। ठीक है। इस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन याद रखना है कि वस्तुओं के रंग किस तरह से डिसाइड होते हैं। तो ये कह रहा है अपारदर्शी वस्तु का रंग किसकी वजह से होता है, परावर्तन की वजह से, कि जिस रंग के प्रकाश को वो परावर्तित कर देगी वो हो जाएगा। ठीक है। सभी अवशोषित कर लिए तो काली, सभी लौटा दिए तो सफेद, एक पार्टिकुलर रंग लौटाया तो उसी रंग की वस्तु वो हो जाएगी। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वो श्वेत होती है, और जो सभी रंग को अवशोषित कर लेती है वो काली दिखाई देती है। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, अभी तो पढ़ा भैया। पत्तियां बाकी सभी रंगों को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी, और बाकी बाकी को वापस कर देंगे, हाँ सॉरी, सभी रंगों को अवशोषित कर लेंगी, हरे रंग को वापस कर देंगे। इसलिए पत्ती हमको हरी दिखाई देती है, क्योंकि जो हरित प्लवक होता है वो हरे रंग का होता है, इस वजह से सारे वर्णों को परावर्तित कर देती है। ऐसा हो जाता तो श्वेत दिखती हमको वो पत्ती, सफेद रंग की दिखती। हरे वर्ण का परावर्तन और शेष वर्णों का अवशोषण, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है। पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता भैया, कोई प्रभाव नहीं होता तो फिर क्या होता, वो तो चमकीले दिखाई देने लग जाते, कांच जैसे दर्पण होता है वैसे एकदम दिखाई देने लग जाते हैं। केवल हरे वर्ण का अवशोषण, अरे हरे वर्ण का अवशोषण हो जाता तो भैया हरा तो बिल्कुल नहीं दिखता, चाहे कैसा भी दिख जाता। अभी तो इस चीज को एक्सप्लेन किया यहाँ पे इस वाले कंडीशन में, ये वाली कंडीशन वहां पत्ती पे भी लागू होगी। ठीक है। केवल हरे रंग को क्या कर देती है, परावर्तित करती है, बाकी को अवशोषित कर लेती है, इसलिए हरी दिखाई देती है। आगे देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसा होना चाहिए। उस दिन भी हमने देखा था कि भाई एक नियम है
कि जो जितने अच्छे अवशोषक होते हैं उतने ही अच्छे परावर्तक भी होते हैं, और जो जितने बुरे अवशोषक होते हैं उतने ही बुरे परावर्तक होते हैं। भाई किरचॉफ का यही तो नियम है। तो ऊपर अगर हम सफेद रख देंगे तो ये सूरज से आने वाले प्रकाश को क्या कर देगा, वापस लौटा देगा। और नीचे अगर इसको काला कर देंगे तो हमसे जो गर्मी निकलेगी उसको ये क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो इससे नीचे भी ठंडक रहेगी और ऊपर की गर्मी से भी बचाता रहेगा। इसलिए ऐसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें ऊपर सफेद और नीचे काला हो। ठीक है, जहां कहीं भी इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, धूप से बचा जा सकता, लेकिन आपने देखा होगा होता उल्टा ही है। छाते ज्यादातर काले ही रंग के मिलेंगे आपको। सर्दियों में हम कोट पहनेंगे तो काले ही रंग का पहनेंगे, जबकि या हमारे जो भी स्वेटर जर्सी वगैरह जो भी होते हैं वो भी ज्यादातर काले ही होते हैं। तो ये इसकी वजह ये है, हमारे यहाँ ठंड उतनी ज्यादा पड़ती नहीं है एक्चुअली। अब ठंड उतनी पड़ती नहीं है, हम शौकिया पहनने वाले लोग, इसलिए कोई भी कलर उठा के चल देते हैं। ब्लैक को थोड़ा सा शाइनी कलर माना, मतलब ऐसा माना जाता है, स्टैंडर्ड कलर माना जाता है कलर कॉम्बिनेशन में उसके लिए, कोट पैंट के लिए। तो इसलिए उस काम यूज ज्यादा करते हैं कि नहीं कोट पैंट काले पहनिए काले पहनिए। काला रंग और ज्यादा ठंड लगवाता है, बाकी सफेद होना होगा उसमें कम ठंड लगेगी। ठीक है, गर्मियों में ज्यादा गर्म, सर्दियों में ज्यादा ठंडा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है भैया, एक ही तरीका है, प्रिज्म के ऊपर रंगों को डाल, उस प्रकाश को डाल दीजिए, श्वेत प्रकाश को, सातों रंग अलग अलग हो जाएंगे। यही एक तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। फिल्टर भैया, प्रकाश में फिल्टर कैसे काम करोगे, पौधे से भी नहीं होगा ना, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, खुद देखा है, इंद्रधनुष बनते हुए देखा है, प्रिज्म का इस्तेमाल करके इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फैक्चुअल है ये। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं भैया, विवग्योर बनता है इंद्रधनुष में, एक ही चीज है, बस रट लेना इस चीज को। ये हो गया किनारे पर और ये हो गया किनारे पर। कलर ब्लाइंडनेस के लिए पूछे तब भी इसी में दिक्कत आएगी, और अगर इंद्रधनुष के लिए पूछ रहा है तब भी ऊपर नीचे लाल और बैंगनी, जहां कहीं भी मिल जाए लाल बैंगनी। डी ऑप्शन में था ना, ठीक। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देगा, अरे तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर से छोड़ दीजिए भैया, 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन होगा, ग्रीन। बस वही बात पूछिए, हरा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनिए, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। नहीं भाई, उल्टा हो गया ये तो। कह रहा लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। जितना भी दृश्य प्रकाश है उसमें लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी की सबसे कम होती, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। अरे कैसे भाई, बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी की सबसे कम कह रहे हैं। जब सबसे कम हो गया तो इसका मतलब बाकी के और स्टेटमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खत्म कहानी वहीं पे। निम्नलिखित में से किस रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है, अभी तो पढ़ा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। फिर देखिए ऐसे करके याद कर लीजिए, विविग्योर, इसकी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम लैम्डा, इसकी तरंग दैर्ध्य मिनिमम लैम्डा। आपको वैसे याद ना रहे, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है। लाल से कम ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम इंडिगो की, उससे कम वायलेट। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। भाई फिक्स वैल्यू अगर ना याद रहे तब भी हर बार फिक्स वैल्यू का क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब हर बार फिक्स वैल्यू का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो कम से कम एक और बेसिक बेसिक तो हम अपना तैयार कर ही सकते हैं कि जहां बेसिक चीजें पूछ रहा है उसको हम करके आ सकें। दुख इस चीज का नहीं होता जब टेक्निकल क्वेश्चन आता है, वो नहीं होता है। दुख इस चीज का होता है जब इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और वो भी नहीं हो पाते हैं, तो
एक क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है। फिर जब हमको रियलाइज होता है कि यार बताइए हमसे ये भी नहीं हुआ पेपर में, वो 3-4 क्वेश्चनों को और ले डूबता है दूसरे सब्जेक्ट के, वहां से मामला गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। भैया सिंपल क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं आने, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको सभी सही करके आ रहे हो, उस क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाएं, फिर हम ये सोचेंगे नहीं यार हमारा तो सिलेक्शन हो सकता है। तो ये तो भाई हमारा मतलब ये क्या कहते हैं उसको, सपनों में जीने वाली कहानी हो गई ना ये तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम, अभी पढ़ा था हमने, वायोलेट बैंगनी सबसे कम। आगे बढ़ते, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? चलिए भैया फिर से वही, प्रिज्म का यही खेल था ना, श्वेत प्रकाश डाला तो विविग्योर करके बना दिया। कह रहा सबसे कम विचलन कौन, तो सबसे सीधा यही निकला ना, सबसे अधिक विचलन कौन, वायलेट। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। भाई ये बात तो निश्चित सही है। अब ये ऊर्जस्वी शब्द है, इसका मतलब ऊर्जा की अगर बात कर रहा है तो ऊर्जा लाल की सबसे कम होती है, बैंगनी की सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब हरे की लाल से ज्यादा होगी उस क्रम में। तो मुझे लगता है ये तो इसमें गलत ही हो जाएगा अगर ये ऊर्जस्वी ऊर्जा के लिए वर्ड यूज किया है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद ही होगा इसका। ऊर्जस्वी मतलब यहाँ पे ऊर्जा की ही बात हो रही है। चलिए ये अच्छा किया कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एनर्जेटिक कर दिया है। ऊर्जा लाल की सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, लाल के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और लाल के लिए क्या रहेगा, जो अगर तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो इसलिए उसके लिए आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी। बैंगनी के लिए सब उल्टा हो जाएगा, तो और बैंगनी के लिए विचलन सबसे ज्यादा होगा। बैंगनी के लिए जो बैंगनी रंग है उसके लिए विचलन ज्यादा होगा, बैंगनी के लिए ऊर्जा ज्यादा होगी, बैंगनी के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, बैंगनी के लिए आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। इस तरह से हमको ये एक कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो भाई अधिकतम वेग की जब भी हम बात करते हैं, सिर्फ प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और इस पर आइंस्टीन साहब लॉक लगा के गए हैं कि इससे ज्यादा तेज चलने वाली कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। तो अब उनसे आगे अब कौन क्या कहेगा? ठीक है, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा कोई चीज तेज चल ही नहीं सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मनुष्य की आंख के लिए विविग्योर करके हमने पढ़ा था ना, आर के लिए और वायलेट को तो वो सबसे ही दिक्कत है उसको देखने में, हरे के लिए सबसे सही रहती है। कह रहा लाल के लिए सबसे बेहतर है, अरे नहीं लाल के लिए नहीं होगी। सुनने की दृढ़ता, दृढ़ता मतलब यहाँ पे है कि जो हमने सुना है, हमारा जो कान पे असर हुआ ध्वनि का, वो उसका असर 1.10 सेकंड तक रहता है। बिल्कुल हम जो देख रहे हैं और तुरंत अगर पलकों को बंद कर लें तो वो असर 1.16 सेकंड तक रहता है दृष्टि का, देखने का 1.16 सेकंड तक, सुनने का 1.10 सेकंड तक रहता है। मानव का कान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है। बिल्कुल 1000 हर्ट्ज पे कान अच्छा काम करता है, जाहिर सी बात है। 20 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हमारा कान अच्छा काम करेगा, 20,000 से जैसे जैसे नीचे आएंगे अच्छा काम करेगा। लेकिन लाल रंग के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, न लाल के लिए ना बैंगनी के लिए, इनके लिए तो कलर ब्लाइंडनेस वाले पागल रहते हैं भाई, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वही तो दिक्कत होती है। आर्मी में कितने सारे बच्चे हैं जिस जो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से गड़बड़ हो जाती है, उनकी जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। जो अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड करी थी, बुक है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, सामान्य विज्ञान की पुस्तक। इस पुस्तक को ले लीजिए। जैसे अभी कई सारे हमने जैसे कलर कॉम्बिनेशन की बात करी, कोई भी वस्तु का रंग है वो कैसा होगा, पारदर्शी वस्तु का, मान लीजिए इस बार अपारदर्शी का पूछा, अगली बार पारदर्शी का पूछ ले। तो भाई जब नोट्स बनाते हैं तो कई बार क्या हो जाते हैं, कुछ फैक्ट छूट जाते हैं, तो वो फैक्ट आप इसी बुक में लगातार ऐड करते जाइए। ठीक ठाक पेज क्वालिटी है, तो जहां कहीं भी आपका मन करे वहां पे ऐड कर दीजिए। एक दो लाइन छोटे छोटे ऐड करना है आपको, वो करते चले जाइए। उससे बेनिफिट ये रहेगा, एक तो रिवीजन के टाइम पे आपको कोई मगजमारी नहीं करनी है, सीधे सीधे बुक खोलिए, जहां जहां आपने अंडरलाइन किया था वो अंडरलाइन पढ़ लीजिए, तो बहुत फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। अब रिवीजन के बिना आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहिए तब भी काम नहीं चलेगा, 18 घंटे पढ़िए तब भी नहीं होगा। जब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कम से कम 2 बार और रिवीजन नहीं करेंगे, पेपर टाइम पे वो याद नहीं आएगा। और रिवीजन करने के लिए आपके पास मटेरियल कैसा होना चाहिए, एकदम शॉर्ट सिनॉप्सिस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे सामान्य विज्ञान की तो हम क्लास ले ही रहे हैं कंटिन्यू, और ये लगभग आपका 10 जून तक खत्म हो जाएगा। 16 जून को आपका यूपीएससी का पेपर होगा, तो 10 जून से पहले पहले हम इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की भी क्लास चल रही है, राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास को लेकर के भी अरिहंत के द्वारा प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से इसी तरह से चैप्टर वाइज अरेंजमेंट करके बुक्स को निकाला गया है। तो अगर आप इस साल ही पेपर को देने वाले हैं या दे रहे हैं, आपने फॉर्म भर रखा है, तो आप इन पुस्तकों को भी ले लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पे लगातार इस तरह की क्लासें मिलेंगी आपको। आप लगातार अपना टाइम देंगे तो भाई पीटी क्यों नहीं निकलेगा। जब मेहनत करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लगातार नई नई चीजों को सीख भी रहे हैं। नई चीज में यहाँ पे नई बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई बुक नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये तो भैया आपको लगाने ही पड़ेंगे। सीखेंगे कैसे, एमसीक्यू कैसे करने हैं भाई। चलिए 100 में से 4 गलत हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे, 6 गलत हो जाएंगे, मेरिट लगती भी कितने पे है, 50 पे लगती है ना प्रभु। लेकिन वो आएगा कैसे हमको, आएगा हमको ऐसे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा निखार होता चला जाएगा एमसीक्यू लिए। इसलिए आप ये सारी बुक्स खरीद लीजिए। अब इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, बाकी आपसे